हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे। उनके वंश अलग अलग थे, पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ता था, जिसके कारण वह कुरान खवा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसे अपना राजाभिषेक मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद जून 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से अपने आप को संतुष्ट कर रखा। तो उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों को या इन पदवियों से अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था, उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु चौगाना के खेल यानी आधुनिक पोलो के भांति एक खेल था। इस खेल के दौरान घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में इनकी मौत हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया था। देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की, याद रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए, याद रखिए, खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसे विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। गुलाम का गुलाम, याद रखिएगा, ऐबक का गुलाम जो स्वयं गुलाम था इल्तुतमिश को कहा जाता था। तो गुलाम का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ये ऐबक का गुलाम था, ऐबक स्वयं एक गुलाम था। इल्तुतमिश देखिए इल्वरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश इल्वरी जनजाति का एक तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बंदायूं का सूबेदार था। 1205 या 6 में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त करने का आदेश दिया। मंगोल नेता चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी तक पहुंचा था। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे
कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की। जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर जो है अधिकार कर राजमहल के पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किए थे। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा जो है शुरू की। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से जो है खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र राज बन गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की दो शेरों की मूर्तियां जो है स्थापित कराई थी, जिनके गले में दो घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान के या सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था और न्याय की अपेक्षा कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर अदाद नामक अधिकारी को नियुक्त किए थे। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर उलजले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगर बात करें तो इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो याद रखिएगा उसने राज की शक्ति को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करके या करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर ज्यादा बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज के हित में था। रजिया बेगम को सताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, उसे सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। उसने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर को संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो उसकी प्रसिद्धि उलुग खां के रूप में भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? वास्तविक नाम बहाउद्दीन। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी तुर्क था। बलबन बचपन से ही मंगोलों के द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे जो है गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया गया। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने जो है तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे जो है अमीर ए आखूर का पद मिला। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे जो है हांसी की सूबेदार दे दी गई। और 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर जो है उलुग खां की जो है उसे उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद दे दिया गया। 1266 में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को जो है उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर की
या प्रतिनिधि नियामत और खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल जो है पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। देखिए, बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। उसने सिजदा और पाबोस की रीतियां आरंभ की। सिजदा का मतलब था भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस का मतलब था सुल्तान के चरणों को चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना। उसने अपनी दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार जो नौरोज था बड़ी शान शौकत के साथ जो है मनाने की प्रथा को आरंभ की। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। दीवान ए अर्ज, बलबन ने अपना सेना मंत्री यानी दीवान ए अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर की आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। पहला प्रश्न पूछा गया, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे। उनके वंश पृथक पृथक थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया। सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक यानी डी ऑप्शन। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान किया करता था कि उसे लोग लाख बख्श के नाम से पुकारते थे, यानी लाखों का दान देने वाला कहते थे। फरिश्ता ने लिखा है, यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खवा भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 2.5 दिन का झोपड़ा का जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो क्या है? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो क्या है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो एक मस्जिद है, ऑप्शन ए। कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, कहां पर है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली और अजमेर में, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? 4 ऑप्शन है, किसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया था? तो यहां पे 2 प्रश्न बनते, किसने नहीं दिया था और किसने दिया था। 3 नाम याद रखिएगा, बाकी आपको जो इसमें मिलेगा वो नहीं दिया था, योगदान इसमें नहीं किए थे कुतुब मीनार के निर्माण में। तो नाम है गियासुद्दीन तुगलक। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। गियासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था।
प्रश्न संख्या 7, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो आपको मालूम है, सेम प्रश्न सेम जवाब। कुतुब मीनार किसके द्वारा जो है पूरा किया गया था? सही जवाब है इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 8, कुतुब मीनार सॉरी, कुतुब मीनार कहां पर है आपको पता ही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद जो है लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की। 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से करके उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। 9, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई बताइए। तो आपको मालूम है, चौगाना की खेल के दौरान, चौगाना यानी एक घोड़े पर पोलो जैसा खेला जाता है, उसी टाइप का एक खेल है। चौगाना की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के बाद यानी घोड़े से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, यानी डी ऑप्शन। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगाना के खेल या आधुनिक पोलो के भांति का एक खेल घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। ध्यान में रखिएगा, इल्तुतमिश, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में जो है स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा जो है शुरू की। 11, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो सही जवाब है दिल्ली, यानी डी ऑप्शन। 13 नंबर है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली जो है स्थानांतरित की थी? सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली जो है स्थानांतरित की थी? तो सही जवाब है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 14, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सही जवाब है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसे विजित किया। उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। 15 नंबर है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था।
सही जवाब है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से जो है बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? 16 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। गुलाम का गुलाम कौन था? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश था। ये किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था, याद रखिएगा। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे जो है सर ए जहांदार का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। 17, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो सही जवाब है मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए विकल्प में मलिक अल्तुनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदियों में गजनी में ताजुद्दीन यलदौज, सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा और लखनौती में अली मर्दान थे। अली मर्दान 13वीं शताब्दी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद उसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से जो स्वतंत्र कर लिया था। 18, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? याद रखिएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य के शक्तियों को सरदारों या सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज के हित में था। 19 नंबर है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो सही जवाब है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी तक पहुंचा था। संभवतः अगर बात करें तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे। इल्तुतमिश ने उससे कोई सहायता न की और जब मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। प्रश्न संख्या 20, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जो मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? सही जवाब है इल्तुतमिश, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। 21, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंध के या सिंधु के तट पर देखे गए थे? किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में, बी ऑप्शन। 22 नंबर, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। सही जवाब है इल्तुतमिश के शासनकाल में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन, याद रखिएगा चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुचिन या तेमुजिन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन को एक बार पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। देखिए, अगर बात करें तो पहला जो कथन दिया गया कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगौड़े ख्वारिज्म में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। यह जो कथन है, यानी पहला जो सही है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, केवल पहला। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से जो है एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खां भगौड़े ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक जा पहुंचा था, इसीलिए पहला कथन सत्य है। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासरुद्दीन महमूद था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के दावेदार द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तीमा का शासन था। 25 नंबर है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, सही जवाब हो जाएगा मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार करके राजमहल के पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 26, रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्कों का, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रजिया बेगम को सताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह करके उसे सत्ता से हटाया था। 27, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा, गियासुद्दीन बलबन था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर को संभाली। उसने उलुग खां के नाम से भी जो है जाना जाता है। उसका नाम जो है उलुग खां भी है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी जनजाति का तुर्क था। 28, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो सही जवाब है बलबन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधित्व या नियामत और खुदाई, उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। 29 नंबर है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया? सेम प्रश्न सेम जवाब, आपको मालूम है सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है बलबन, बी ऑप्शन। 30 नंबर, कथन ए कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारणार्थ वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक जो है शासन किया था। इसने सुल्तान के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा यानी
जो है दंडवत प्रणाम करना, पैबोस यानी पैरों को चूमना, इस तरह की प्रथा की शुरुआत इसी ने की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। 31 अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी बताइए? आप लोग बहुत लेजी हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए आप लोग। 31 अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, जिले इलाही का। कौन सी भव्य उपाधि धारण की? जिले इलाही। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए, उनका अनुकरण करने के लिए जो है उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि या नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब है। 32 वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सम्मान प्रतिपादित किया था? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सम्मान प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब है बलबन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? सही जवाब है बलबन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप जो है नियम बनाए, उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा जो है आरंभ की थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शान और शौकत के साथ मनाने की प्रथा जो है आरंभ की। 34 निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? वह कौन सा कथन है जो बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो इस चार जो स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट में से बी जो स्टेटमेंट है कि उसने इक्तादारी व्यवस्था जो है प्रारंभ किया, ये इसके संबंध में सही नहीं है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। जिले इलाही की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगामी को जो है समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरील खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया और विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। 35 है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो सही जवाब है वह सुल्तान है बलबन। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। 36 तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के समय में तुगरील खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया। वह विद्रोह बंगाल में अमीन खां के नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरील भाग गया। यानी जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए में दिया गया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार हमें देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।